न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद में सिटी 41 बिजली की बंदिश की वजह सामने ले आया है। एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन लोड शेडिंग की वजह बनने लगे हैं। एनटीडीसी के 500 केवी गट्टी ग्रिड स्टेशन का सिस्टम ओवरलोड हो गया। गट्टी ग्रिड स्टेशन के 450 MVA के 4 ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गए हैं। फेस्को एनटीडीसी गट्टी ग्रिड से 5 से 600 मेगावाट बिजली हासिल करता है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में सिटी 41 बिजली की बंदिश की वजह सामने ले आया है। एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन लोड शेडिंग की वजह बनने लगा। एनटीडीसी के 500 केवी ग्रिड स्टेशन गट्टी स्टेशन का सिस्टम ओवरलोड हो गया। गट्टी ग्रिड स्टेशन के 450 MVA के 4 ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड हो गए हैं। फेस्को एनटीडीसी गट्टी ग्रिड से 500 से 600 मेगावाट बिजली हासिल करता है। आपको बताएं कि फैसलाबाद में दिन रात लोड शेडिंग की जा रही है और बड़े पैमाने पर की जा रही है। 6-6 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। और वजह क्या है, ये सिटी 41 सामने ले आया है। एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन से लोड शेडिंग की वजह बनने लगे। एनटीडीसी के 500 केवी गट्टी ग्रिड स्टेशन का सिस्टम ओवरलोड हो गया है। गट्टी ग्रिड स्टेशन के 450 MVA के 4 ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड हो गए। फेस्को एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन से 500 से 600 मेगावाट हासिल करता है। अहम खबर आपको बता रहे हैं कि लोड शेडिंग की बड़ी वजह जो है, फैसलाबाद में लोड शेडिंग क्यों की जा रही है, बड़े पैमाने पर क्यों की जा रही है, इसकी वजह, इसकी बंदिश की वजह, बिजली की बंदिश की वजह सिटी 41 सामने लाया है। एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन लोड शेडिंग की वजह बनने लगे हैं और एनटीडीसी के 500 केवी गट्टी ग्रिड स्टेशन का सिस्टम ओवरलोड हो गया। गट्टी ग्रिड स्टेशन के 450 MVA के 4 ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गए हैं। फेस्को एनटीडीसी गट्टी ग्रिड स्टेशन से 500 से 600 मेगावाट हासिल करता है। फैसलाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां सिटी 41 बिजली बंदिश की वजह सामने लाया है। एनटीडीसी गट्टी ग्रिड स्टेशन जो है लोड शेडिंग की वजह बन रहा है। एनटीडीसी के 500 केवी ग्रिड स्टेशन का सिस्टम ओवरलोड हो गया। गट्टी ग्रिड स्टेशन के 450 MVA के 4 ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गए हैं। फेस्को एनटीडीसी गट्टी ग्रिड स्टेशन से 5 से 600 मेगावाट हासिल करता है। फैसलाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है और वजह क्या है, सिटी 41 सामने ले आया है। आपको बताएं कि 6-6 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, दिन रात जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। बात करेंगे हम इस पर अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। अवैस से हमारा राब्ता अभी नहीं हुआ है। जैसे ही उनसे राब्ता होता है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फैसलाबाद में सिटी 41 बिजली की बंदिश की वजह सामने लाया है। एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन लोड शेडिंग की वजह बनने लगे हैं। एनटीडीसी के 500 केवी गट्टी ग्रिड स्टेशन का सिस्टम ओवरलोड हो गया है। अवैस अली से हमारा राब्ता हुआ है। अवैस अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, एनटीडीसी के बड़े गट्टी ग्रिड स्टेशन का जो सिस्टम है वो ओवरलोड हो चुका है। गट्टी ग्रिड स्टेशन के 4 जो हैं वो 450 MVA के बड़े ट्रांसफार्मर जो हैं वो भी ओवरलोड हो चुके हैं। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को जो है वो गट्टी ग्रिड स्टेशन से 500 से 600 मेगावाट बिजली जो है वो हासिल करता है, मगर एनटीडीसी के बड़े गट्टी ग्रिड स्टेशन का सिस्टम जो ओवरलोडिंग का शिकार हो गया है वो फेस्को को बिजली फराहम करने में रुकावट मर रही है, जिससे शहर में बिजली की आंख मचोली और बिजली की बंदिश जो है वो सामने आ रही है। एनटीडीसी की जानिब से अरसा दराज से जो है वो गट्टी ग्रिड स्टेशन पर पावर ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया गया, जो कि जरूरत थी। उसके नस्ब होने के बायस जो है वो इस तमाम तर जो सूरत हाल है इस पर काबू पाया जा सकता था। फेस्को को बआसानी जो है वो बिजली फराहम की जा सकती थी, मगर एनटीडीसी की जो गफलत है वो फैसलाबाद शहर में बिजली की बंदिश की वजह बन रही है। गट्टी ग्रिड स्टेशन पर अरसा दराज से जो है वो मरम्मती काम भी नहीं किया गया। जो बस बार्स हैं गट्टी ग्रिड स्टेशन की, ट्रांसफार्मर्स हैं वो भी खस्ता हाल हो
चुके हैं। गट्टी ग्रिड स्टेशन जो है वो फेस्को को बिजली फराहम करने का सबसे बड़ा जरिया है, मगर इसके बावजूद एनटीडीसी होश के नाखुन नहीं ले रहा और गट्टी ग्रिड स्टेशन की जो सूरत हाल है उस पर जो है वो नजर नहीं दौड़ाई जा रही और जो दिन ब दिन गट्टी ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग हो रही है, मसाइल पैदा हो रहे हैं और इसके बायस फेस्को को बिजली जो है वो 500 से 600 मेगावाट फराहम नहीं होती, जिसके बायस मजबूरन जो है वो फेस्को को शहर में लोड शेडिंग करना पड़ती है, बिजली की जो बंदिश है वो करना पड़ती है। मगर इसके बावजूद जो है वो एनटीडीसी की जानिब से बड़े ग्रिड स्टेशन, गट्टी ग्रिड स्टेशन पर जो है वो पावर ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया जा रहा। जी, जो पावर है वो नस्ब नहीं किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया वैसली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि फैसलाबाद में सिटी 41 बिजली की बंदिश की सबसे बड़ी वजह जो है वो सामने ले आया है। एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन लोड शेडिंग की वजह बनने लगे हैं। एनटीडीसी के 500 केवी गट्टी ग्रिड स्टेशन का सिस्टम ओवरलोड हो गया। गट्टी ग्रिड स्टेशन के 450 MV के 4 ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गए हैं। फेस्को एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन से 5 से 600 मेगावाट बिजली जो है वो हासिल करता है। फैसलाबाद में सिटी 41 बिजली बंदिश की वजह सामने ले आया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर मौजूद हैं। डोगर साहब, ये बताइएगा कि फैसलाबाद जो है वो इंडस्ट्रियल हब है पूरे पाकिस्तान का, वहां पर बिजली की बंदिश है, फेस्को अपने सर पर नहीं ले रही, हमारे जो नुमाइंदगान है उस मसले को आगे नहीं उठा रहे, तो ये मामला कहां तक जाएगा? अभी ये बहुत अफसोसनाक बात है कि फैसलाबाद जो पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, पाकिस्तान भर का एक इंडस्ट्रियल हब इसे करार दिया जाता है। लाखों मजदूरों का रोजगार इससे वाबस्ता है, जो दूसरे शहरों से आके यहाँ मजदूरी करते हैं। जो हैसियत से तो आजकल फैसलाबाद में हासिल है। बहुत दूर दराज इजराज है पाकिस्तान के, वहां से भी लोग, लाखों लोग आए हुए हैं यहाँ रोजगार के लिए और बहुत बड़ा ये सनअती मरकज है जो इन दिनों शदीद लोड शेडिंग का शिकार है। ना सिर्फ घरेलू सार्फिन तंग हैं इस लोड शेडिंग से, बल्कि सनती सार्फिन जो हैं वो भी तंग आए हुए हैं लोड शेडिंग के अजाब से। मगर इसका सबब फेस्को नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि फेस्को इसकी वजह नहीं है, जो पाकिस्तान की एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक सप्लाई शुमार की जाती है। जब हमने उनसे बात की उसके जिम्मेदारान से, तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जितनी हमें डिमांड हमारी है सप्लाई भी मिलती है, लेकिन हमें फिर जब इस पर हमने तहकीक की तो हमें पता चला कि जो एनटीडीसी है वो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। फैसलाबाद में इस वक्त जिस लेवल पर भी लोड शेडिंग हो रही, जितनी बड़ी पैमाने पर लोड शेडिंग हो रही है, एनटीडीसी जिम्मेदार है। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्रिड है, सिस्टम है, वो इस लोड शेडिंग का असल जिम्मेदार है। और उसकी वजह यह है कि गट्टी ग्रिड जो 500 केवीए का जो इस्तेदाद रखता है, उसके 4 बड़े ट्रांसफार्मर जो 450 MVA की कैपेसिटी के हैं वो ओवरलोड हो जाते हैं, जिसकी वजह से शहर भर में रोजाना घंटों के हिसाब से लोड शेडिंग होती है। एक एक घंटे में 80-80, 70-70 मेगावाट बिजली की लोड शेडिंग की जाती है। और फैसलाबाद डिवीजन के, फेस्को रीजन के जितने भी इजरा हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं और इस पर पूरी फैसलाबाद शहर की क्यादत भी बेखबर है, सियासी क्यादत, कि असल वजह क्या है लोड शेडिंग की। असल वजह सिटी 41 की स्क्रीन पर इस वक्त देखी जा सकती है, वो फेस्को नहीं एनटीडीसी है। एनटीडीसी की वजह से गट्टी ग्रिड के 4 बड़े 450 MVA कैपेसिटी के जो ट्रांसफार्मर हैं वो ओवरलोड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जबरी लोड शेडिंग कर दी जाती है और पूरे शहर में लोड शेडिंग होती है। शहर में होती है, देहातों में होती है। फेस्को के जितने भी इसका रीजन है, जितने भी इजला हैं, वहां लोड शेडिंग होती है और बड़े पैमाने पर इस शदीद गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग की वजह से शहरियों का वो एक अजियत में मुब्तला हैं। सनतें भी बंद हो जाती हैं और इसके अलावा जितने कारोबारी मराकज हैं वहां भी बिजली बंद हो जाती है। फैसलाबाद के जो रहायशी जो घरों में जो डोमेस्टिक सार्फिन हैं वो भी बहुत बुरी तरह इससे मुतासर हो रहे हैं। लेकिन किसी को इसकी वजह का इल्म नहीं था, जिसकी वजह से ये लोग समझते थे कि शायद फेस्को की वजह से लोड शेडिंग हो रही। जी ठीक है जफर डोगर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ पीटीआई MNA यानी कि फरूख में हुकूमती MNA मियां फरूख हबीब साहब मौजूद हैं। फरूख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि इतने बड़े पैमाने पर लोड शेडिंग हो रही है, फेस्को अपने सर पर नहीं ले रहा, एनटीडीसी पर डाल रहा है, ये बताइएगा कि इस मसले को आप असेंबली में रेस क्यों नहीं करते हैं? एक इंडस्ट्रियल हब है फैसलाबाद और आपको पता है कि अगर इंडस्ट्री तबाह हो जाती है तो पाकिस्तान का कितना नुकसान है। देखिए, बात यह है कि इस मामले का एक पस मंजर है कि जब इस मुल्क के अंदर लोड शेडिंग के बहुत बड़ा बहरान था, दरपेश था,
उस वक्त हमने महंगे बिजली घर तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो लगाती रही, लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस जिनके जरिए बिजली की तरसील, बिजली की फराहमी की जाती है, उसके ऊपर जो है वो कोई काम नहीं हुआ, जिसको शहबाज शरीफ ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर अपनी बहुत बड़ी गलती माना था। यही वजह है कि फैसलाबाद के अंदर जो है हमारे जो इर्द गिर्द कारखाने हैं वो बिजली बना रहे हैं, डिमांड पूरी है, लेकिन जो आगे ट्रांसमिशन का सिस्टम है वो कमजोर है। उसको हमने पिछले 2 साल के अंदर अपग्रेड किया। गट्टी के अंदर हमने एक ट्रांसफार्मर जो है वो फिट कर दिया था, अभी दूसरा ट्रांसफार्मर जो है वो फिट होने जा रहा है, जो 30 जुलाई तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। इसको हमने टेकअप किया हुआ है। आज बल्कि फेस्को चीफ को वजीर तवानाई उमर अयूब ने बुलाया हुआ है, जहां पर मेंबराने असम्बली की मुलाकात भी है। वहां पर हमने ये पूरा इशू अपना टेकअप किया हुआ है, जो आप बात कर रहे थे कि असम्बली के अंदर इसको टेकअप करें। हमने इसको मिनिस्ट्री के अंदर टेकअप किया है, आज उनको यहाँ अच्छा बुलाया साहब, भी ये गया है। बताइएगा कि आपने अभी कहा कि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने माना कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर माना। 2 साल से जायद हो गए हैं आपको आए हुए, आप लोग क्या कर सके हैं अभी तक? देखें, बात यह है कि हमने जो ट्रांसमिशन का, हमारा हुकूमत का फोकस जो है वो ट्रांसमिशन का जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के ऊपर है। जैसे कि मैंने आपको पहले अर्ज किया कि ये जो हमारा गट्टी का ग्रिड स्टेशन है इसको हमने अपग्रेड किया, इसमें एक ट्रांसफार्मर फिट हो चुका है, दूसरा 500 का ट्रांसफार्मर दूसरा फिट हो रहा है, जो कि 30 जुलाई तक उसके ऊपर काम मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा एक लुड्डे वाला ग्रिड स्टेशन है जो हमारा वीक था, उसको हमने ठीक किया, जिससे 60 मेगावाट बिजली मजीद सिस्टम के अंदर शामिल हो गई, जिससे लोड शेडिंग के अंदर बतदरीज कमी वाक़या हुई है। अभी पिछले दिनों में 2 रोज कबल मैं फेस्को में मौजूद था, वहां पर 2600 मेगावाट सिस्टम से बिजली जो है वो फेस्को विड्रॉ कर रहा था, जबकि फैसलाबाद की जो डिमांड है वो 2700 मेगावाट है। हमें इस चीज का एहसास है, और उसके साथ साथ हम जो फैसलाबाद के अंदर जो खास तौर के ऊपर घरेलू सार्फिन है जिनके लोड का मसला है, उनके ट्रांसफार्मर अपग्रेड होने वाले हैं, उनको हम नए ट्रांसफार्मर लेके दे रहे हैं। किसी का 100 केवी का ट्रांसफार्मर है तो उसमें 200 केवी के अंदर अपग्रेड होना है, उसको अपग्रेड करा रहे हैं। जो 2 फेजेज ट्रांसफार्मर हैं उनको तब्दील करवा रहे हैं। हर माह फेस्को की जो फैसलाबाद की वर्कशॉप है वो 600 ट्रांसफार्मर को मरम्मत कर रही है, जो कि खराब अच्छा ट्रांसफार्मर फारूक हैं साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि ट्रांसफार्मर्स जो है वो दिए जा रहे हैं और लोड शेडिंग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मौसम सरमा में दिसंबर से लेकर अप्रैल तक तवील लोड शेडिंग की जाती रही है पूरे फैसलाबाद डिवीजन में, क्योंकि काम हो रहा था, ट्रांसमिशन लाइनों पे काम हो रहा था, एनटीडीसी पर काम हो रहा था और लोड शेडिंग की जा रही थी। 8-8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही थी और यह कहा जा रहा था कि गर्मियों में जो है शहरियों को यह नहीं भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अभी भी वो काम जारी है, तो पहले क्या हुआ? देखिए, आपके इल्म में है कि जब कोरोना की वबा आई उस वजह से तमाम काम जो है वो अपनी जगह के ऊपर रुक गए। ये सिर्फ फैसलाबाद को या पाकिस्तान को ये मसला दरपेश नहीं था, बल्कि इससे 3 से 4 महीने काम जो है वो तात्तुल का शिकार रहा। लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दोबारा खोला गया, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, तो यकीनन जो है उसके ऊपर काबू पा लिया जाए। अच्छा फारूक साहब, ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि 30 जुलाई तक काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, तो क्या आपके तवज्जुद से हम फैसलाबादियों को ये खुशखबरी दे दें सिटी 41 के प्लेटफॉर्म से कि 30 जुलाई के बाद उन्हें लोड शेडिंग का अजाब नहीं सहना पड़ेगा? देखिए, ये वो डेडलाइन है जो कि मुझे मिनिस्टर तवानाई उमर अयूब साहब ने दी है। वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और यकीनन जो गट्टी के अंदर इस वक्त एक रुकावट है ट्रांसमिशन के हवाले से, उसको बेहतर कर लिया जाएगा। ट्रांसमिशन लाइनों पर काम जो है वो बेहतर कर लिया जाएगा। फारूक साहब ने कहा कि 30 जुलाई तक जो है वो काम हो जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि मिनिस्ट्री की तरफ से उन्हें ये डेडलाइन दी गई है। बहुत शुक्रिया। पीटीआई से एमएनए हमारे साथ फारूक हबीब साहब मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। और अवैस अली ने हमें अपडेट किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि लोड शेडिंग का अजाब जो फैसलाबादियों को सहना पड़ रहा है उसकी वजह सिटी 41 सामने लाया है। एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन लोड शेडिंग की वजह बनने लगे हैं। एनटीडीसी के 500 गेवी गट्टी ग्रिड स्टेशन का सिस्टम ओवरलोड हो गया और गट्टी ग्रिड स्टेशन के 450 एमवीए के 4 ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गए हैं। फेस्को एनटीडीसी गट्टी ग्रिड स्टेशन से 500 से 600 मेगावाट बिजली हासिल करता है।
आपको बताएं कि फैसलाबाद में सिटी 41 बिजली की बंदिश की वजह सामने ले आया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एमएनए खुरम शहजाद भी मौजूद हैं। खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि क्या अभी तक काम हो सका है एनटीडीसी पर, और आप क्या कहते हैं कि कब तक जो है ये तमाम मामलात हल हो जाएंगे? आपका एक्चुअली ये एनटीडीसी पे ये काम हुआ है कि एक ट्रांसफार्मर एक तो लग गया है और 3 लगने वाले रहते हैं, तो लेकिन फेस्को की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी डिमांड एंड सप्लाई पूरी है। प्रॉब्लम सिर्फ उनकी तरफ से आ रहा है जिसको आप कह रहे हैं। तो आज हमारी उमर यूब साहब से मीटिंग है 2 बजे, तो इंशाल्लाह ताला इस मसले का हल हम इंशाल्लाह ताला आज के दिन निकाल लेंगे। मसले का हल तो मौसम सरमा में भी निकाला जा रहा था, तब क्यों नहीं निकाला जा सका? इसमें तो अब आज मैं इंशाल्लाह बात करके आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आज हमारी मीटिंग है 2 बजे, हमने इसी सिलसिले में मीटिंग रखी हुई है। अच्छा खुरम साहब, ये बताइएगा कि इससे कबल जो है हमारी मियां फारूक हबीब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम ग्रिड स्टेशंस में जो है मजीद जो है वो बिजली जो है वो शामिल करने जा रहे हैं। तो जब ट्रांसमिशन लाइनें ही काम नहीं कर रही तो चाहे 50,000 मेगावाट डाल दिए जाए, लोगों को तो जो शहरी हैं उनको तो लोड शेडिंग का मसला सहना पड़ेगा। नहीं, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको यही कह रहा हूँ, ट्रांसमिशन लाइन भी ठीक होगी। और आज हम 2 बजे उनके साथ ये मीटिंग कर रहे हैं, हम फैसलाबाद के साथों एमएनए, तो उसके बाद मैं आपको सारा कुछ इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। अच्छा खुरम साहब, ये बताइएगा कि मियां फारूक हबीब साहब ने इससे कबल जो है वो 30 जुलाई की डेडलाइन दिया। उन्होंने कहा है कि 30 जुलाई के बाद जो है यानी कि 1 अगस्त से अब लोगों को लोड शेडिंग का मसला नहीं सहना पड़ेगा। आप इस पर क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हमारी मीटिंग 2 बजे आज रकम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम 2-3 अगस्त के बाद बिल्कुल किसी किस्म का फैसलाबाद जिले में कोई लोड शेडिंग का मसला नहीं होगा। तो डॉक्टर वो ये बताइएगा खुरम साहब कि आपके तवस्सुत से हम फैसलाबादियों को ये खुशखबरी सुना दें? सुना दें इंशाल्लाह ताला 1 अगस्त से लोड शेडिंग नहीं होगी। इंशाल्लाह 1 अगस्त से लोड शेडिंग नहीं होगी। फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर है और बड़ी खबर है। पीटीआई के एमएनए ये कह रहे हैं खुरम शहजाद साहब। खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताते चलें कि लोड शेडिंग जो है, लोड शेडिंग का जो अजाब है शहरियों को, डिवीजन के लोगों को सहना पड़ रहा है। खुरम शहजाद साहब कहते हैं कि 1 अगस्त से जो है ये अजाब नहीं सहना पड़ेगा। तमाम मामलात जो हैं एनटीडीसी के मामलात जो हैं वो हल हो जाएंगे। ट्रांसमिशन लाइनों की मरम्मत जारी है, वो भी ठीक हो जाएगी। और 1 अगस्त से एक बड़ी खबर है जो लोगों के साथ हम शेयर करेंगे कि उनको 1 अगस्त से लोड शेडिंग का अजाब नहीं सहना पड़ेगा। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। विफाकी वज़ीर तालीम का 15 सितंबर से मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने का फैसला। तालीमी इदारे एसओपीज के तहत खोले जाएंगे। शफकत महमूद का यह कहना है कि तालीमी इदारे खोलने पर अगस्त में नजरसानी भी की जाएगी। सेहत के मामला ठीक ना हुए तो तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे। आपको बता रहे हैं कि विफाकी वज़ीर तालीम का 15 सितंबर से मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने का फैसला। तमाम तालीमी इदारे एसओपीज के तहत खोले जाएंगे। वज़ीर तालीम का यह कहना है कि तालीमी इदारे खोलने पर अगस्त में नजरसानी भी करेंगे और सेहत के मामला ठीक ना हुए तो तमाम तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज ये फैसला किया गया था कि सितंबर के पहले हफ्ते में जो है वो खोलने जा रहे हैं हम स्कूल, लेकिन अब ये फैसला सामने आया है कि 15 सितंबर से मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया गया है। तमाम तालीमी इदारे एसओपीज के तहत खोले जाएंगे। तालीमी इदारे खोलने पर अगस्त में नजरसानी भी करेंगे। सेहत के मामला ठीक ना हुए तो तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज ये फैसला किया गया था कि सितंबर के पहले हफ्ते में तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे और अगले ही दिन ये फैसला कर लिया गया है कि तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने जा रहे हैं। बात करेंगे हम ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर से। डोगर साहब, ये बताइएगा कि पहले ये फैसला हुआ कि 1 सितंबर से, अगले दिन ये फैसला हो रहा है कि 15 सितंबर से खोलने जा रहे हैं। हुकूमत एक फैसला कर क्यों नहीं पा रही है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका। ये तो बड़ा लंबा मौजू हो जाएगा कि फैसला कोई कर क्यों नहीं पा रही। तो फैसले तो वो कोई भी नहीं कर पा रही, इसलिए इसको छोड़ते हुए मैं ये इस फैसले पर जो उन्होंने कर लिया है उस पर बात करूंगा। और वो ये है कि 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर रही है हुकूमत। वफाकी वज़ीर तालीम ने शफकत महमूद ने ऐलान किया है और ये जो फैसला है इस लिहाज से खुशाइंद है कि जब पूरे प्राइम मिनिस्टर का जब ये विजन है, जब वो ये समझते हैं, वो रिजॉल्व है उनका
کہ ہم گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے, لوگوں کو بے روزگار نہیں رکھ سکتے, ہمیں بہرحال اس کے ساتھ ہی جینا ہے کرونا کے, تو پھر کاروبار بھی چلنے ہیں, معمولات زندگی بھی بحال کرنے ہیں اور لوگوں کو بھوکا نہیں مرنے دینا. تو جب یہ سب کچھ ہے, عبادت خانے بھی کھول دیے, عبادت گاہیں کھول دی گئیں, کاروبار کھول دیے گئے, کہیں کہیں سمارٹ لاک ڈاؤن ہے, تو پھر ضروری ہے کہ چھٹیاں جو ہی ختم ہوں تو پھر تعلیمی ادارے بھی کھول دیے جائیں, تاکہ مناسب جو سخت ترین کا لفظ استعمال کیا, سخت ترین SOPs کے تحت تعلیمی اداروں کو بھی کھول دیا جائے. تو یہ پڑھا لکھا طبقہ تو زیادہ باشعور ہے ان باقی تمام لوگوں سے جو بازاروں میں کام کرتے ہیں یا کاروبار میں یا مزدور یا کسان, یا جو یہ زیادہ اچھے طریقے سے SOP پر عمل درآمد کر سکتا ہے. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو کہا جائے گا, اور پھر کلاس میں بڑا آسان ہوتا ہے ٹیچر کے لیے اور انتظامیہ کے لیے SOP پر عمل درآمد کروانا. تو لاکھوں کروڑوں اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا حرج ہو رہا ہے. میں تو اس کو ویلکم کروں گا, میں سمجھتا ہوں کہ اچھا فیصلہ ہے, خوشائند فیصلہ ہے, لیکن یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے, کیونکہ اب بہت ہو گئی, ابھی لوگ بچے بھی تنگ آ گئے ہیں, اور اس اب سمجھوتا ایک طرح کا اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر لیا گیا ہے کہ کس طرح سے اس سے بچنا ہے, کیونکہ ابھی اگر کچھ عرصہ اس نے رہنا ہے کرونا نے, تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جینا ہے. تو ساتھ ساتھ جینا ہے تو SOPs کو فالو کرتے ہوئے, اگر گھروں میں آپ SOP کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, تو اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں تو بہرحال کریں گے اور کروائے گی انتظامیہ. تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائند فیصلہ ہے, اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور یہ بھی بات اچھی ہے کہ اگست کے آخری اور ستمبر کے پہلے ہفتے میں ایک بار پھر جائزہ لیا جائے گا, تاکہ اگر جو معاملات بگڑتے ہیں جائزہ لیا جائے گا. ٹھیک ہے ڈوگر صاحب, یہ بتائیے گا کہ حکومت اس پلیٹ فارم پر ہمیں تذبذب کا شکار نظر آ رہی ہے. ہر دوسرے ہفتے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے. جب ایک بات ستمبر پر ڈال ہی دی گئی ہے, تو آج پھر یہ بیان دینے کی کیا ضرورت ہے کہ 15 ستمبر سے کھولنے جا رہے ہیں, اور اس پر بھی یہ کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ ہم ایک بار پھر نظر ثانی کریں گے. والدین تذبذب کا شکار ہیں, سکولز والے پریشان ہیں, اور پھر پرائیویٹ سکول جو الائنس ہے وہ بھی دھرنے پر آ گئی ہے. تو حکومت ایک فیصلہ کر کیوں نہیں پا رہی ہے؟ یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے. فیصلہ سازی کے حوالے سے اس میں قوت فیصلہ جو ہے وہ بہت ہمیں کمزور نظر آ رہی ہے. یہ کیلکولیٹ نہیں کر پاتے چیزوں کو, صحیح طور پہ ایویلیویٹ نہیں کر پاتے, اور نتیجتاً یہ آئے روز فیصلے بدلتے رہتے ہیں, اور کوئی بھی ان میں مستقل مزاجی نہیں ہے فیصلوں میں. اور یہی وجہ ہے کہ پہلے اگست کی بات کی گئی, پھر ستمبر کے 1 ستمبر کی بات کی گئی, اب 15 ستمبر پہ لے گئے ہیں, اور اس کو بھی کنڈیشنل کر رہے ہیں. تو یہ ان کی اعداد و شمار کے حوالے سے, کرونا کے اعداد و شمار کے حوالے سے, کرونا کی ایکچوئل پوزیشن کے حوالے سے ان کی جو بہت کمی اور کوتاہی نظر آ رہی ہے. اور اس میں ان کو لگتا ہے کہ یا تو ان کے پاس پورا ڈیٹا نہیں ہے, یا ان کو اس کے بریک آؤٹ کا نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو چکا ہے, کیا ہونے والا ہے. اور بہت ہی جس طرح باقی شعبوں میں یہ ناکام ہو رہے ہیں, اسی طرح اس شعبے میں بھی ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. ہسپتالوں کی صورتحال کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی بے ترتیبی کے ساتھ, بد نظمی کے ساتھ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں کرونا کو لے کر. ہسپتالوں کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے, اور تعلیم کے معاملات بھی ہمارے سامنے ہیں. حکومت ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ پا رہی ہے, ایک بیان نہیں دے پا رہی ہے. بہت شکریہ ظفر ڈوگر صاحب, آپ ہمیں تفصیلاً اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. تعلیم کے حوالے سے ہی بات کریں. جھنگ میں پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کی جانب سے سکولز کی ستمبر تک بندش کا فیصلہ مسترد کر دیا گیا. عہدیداران آج لاہور میں اکٹھا ہو کر اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. ضلعی چیئرمین آصف علی شاہد کے مطابق نجی اسکول ایسوسی ایشن کا ملک گیر احتجاج سمیت دھرنا دینے کا آپشن بھی زیر غور آئے گا. آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کی جانب سے سکولز کی ستمبر تک بندش کا فیصلہ مسترد. مزید بات کر لیتے ہیں اویس خان سے. اویس, بتائیے گا. بالکل محکمہ تعلیم کی جانب سے گزشتہ روز بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں اسکولوں کو 1 ستمبر تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جس کو پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز آنر ایسوسی ایشن کی جانب سے مکمل طور پر مسترد کر کے ملک گیر احتجاج چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے لاہور میں اجلاس کا انعقاد کیا جائے گا, جس میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان جو ہے باضابطہ طور پہ کیا جائے گا. اس حوالے سے میرے ساتھ ضلعی چیئرمین آصف علی شاہد موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا, کل ایک بڑا ہے کہ 1 ستمبر تک اسکول جو ہے بند رکھے جائیں گے, کیا کہیں گے اس حوالے سے, جہاں پہ آپ کے مطالبات پہلے بھی اس حوالے سے بڑھے؟ شکریہ. سٹی 41 لگتا ہے کہ حکومت کرونا کے خلاف نہیں بلکہ تعلیم کے خلاف جہاد کر رہی ہے. انہوں نے کل کانفرنس کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ پہلے سے طے شدہ کانفرنس تھی, اس کا انہوں نے صرف اناؤنسمنٹ کی ہے.
बात ये है कि अगर कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया जाता है। क्या जो गवर्नमेंट है वो अकेली स्टेक होल्डर थी? अगर गवर्नमेंट अकेली स्टेक होल्डर है, इसका मतलब है सिर्फ वो सरकारी इदारों की बात कर रही है, तो हमारे प्राइवेट इदारे जो उनके साथ एक स्टेप मदर वाला सलूक कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर तो ये स्टेक होल्डर को बुला लेते तो बहुत अच्छा होता, अगर नहीं बुलाया तो इसका मतलब ये है कि वो हमें कंसिडर नहीं करते। और उनको ये भी ख़तरा है कि हमने SOPs उनको बना के दिए थे कि अगर हम लोगों ने इनको स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी तो प्राइवेट इदारे तो SOPs को फॉलो कर लेंगे, और इनका जो सरकारी इदारों में ये SOPs को फॉलो नहीं कर सकेंगे तो इनकी कारकर्दगी का पोल खुल जाएगा। आप ये देख लें कि 13 मार्च से ये इदारे बंद पड़े हैं, और हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ 15 से 25 लाख तक हमारे ये लोग बन जाते हैं। 2 लाख तलीमी इदारे, उनकी बका की इन्होंने कोई बात नहीं की। वो स्कूल आप देख रहे हैं, आपके शहर में आपकी आंखों के सामने कितने स्कूल ऐसे हैं जो बंद हो रहे हैं, और कितनी बिल्डिंग जो है उनको के बाहर नोटिस लगा दिए गए हैं कि बिल्डिंग किराए के लिए खाली है। तो ये आप देख लें कि 50% से ज़्यादा जो हुकूमत का बोझ है वो प्राइवेट तालीमी इदारे संभाले हुए हैं, लेकिन प्राइवेट तालीमी इदारों की बका के लिए और इन जो असातिज़ा हैं उनकी बका के लिए ना तो कोई रिलीफ पैकेज दिया गया है, बल्कि उनको उल्टा थ्रेट किया जाता है। तो मैं एक तो हम लोग इस कॉन्फ्रेंस को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं, और दूसरा आज हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है लाहौर में, उसमें हम डिसाइड करेंगे जिसमें पार्लियामेंट के सामने धरना समेत बाकी ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आमदीद कहेंगे, अब आपको बताएं कि चिन्योट की इकलौती फ्लोर मिल्क और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने पैसों की अदायगी ना इंतजामिया की गंदम फराहम करने का वादा पूरा किया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी भी दस्तयाब नहीं है। मजीद बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन इंतजामिया की मुबैना गफलत की वजह से एक तरफ चिन्योट की इकलौती फ्लोर मिल है, मुस्लिम फ्लोर मिल, जिससे पैसों की अदायगी जो है वो नहीं हुई है, जिसकी वजह से न सिर्फ ओपन मार्केट में आटा जो है वो नायाब हो गया, बल्कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से जो चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर है वहाँ से भी आटा जो है वो नायाब है। चीनी इससे पहले ही जो है वो मौजूद नहीं है, ना ओपन मार्केट में अशिया खुर्दोनोश जो है वो मौजूद है, और ना यूटिलिटी स्टोरों पर, जिससे महंगाई का एक बड़ा तूफान है। और दूसरी जानिब जो खरीदार हैं वो मारे फिर रहे हैं, उन्हें अशिया जो है वो नहीं मिल रही हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या चीज़ खरीदने आए हैं? आटा खरीदने आया है, चीनी खरीदने आया है, हमें मिल नहीं रही जनाब, बहुत गरीब आदमी है, कोई चीज़ मिलती ही नहीं स्टोर से। क्या मुतालबा करेंगे? जी चीनी देवें, आटा देवें, और कोई साढ़े हाल तो रहम करें। बिल्कुल ही शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि उनके रहम पर हाल किया जाए। ओपन मार्केट में भी महंगाई का सैलाब है, और फिर यूटिलिटी स्टोरों पर भी अशिया खुर्दोनोश जो है वो दस्तयाब नहीं है, ख़ास तौर पर चीनी और आटे का जो है वो यहाँ पर फुकदान नज़र आ रहा है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्या मुतालबा करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले मैं तो हुकूमत से गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज़ हमें आटा भी दें, चीनी भी दें। आज 2 हफ्ते हो गए हैं, कोई भी ना चीनी मिल रही है, ना हमें आटा मिल रहा है। हुकूमत ने जो अपना टारगेट पूरा करना था, चीनी उन्होंने अपनी जमा कर लिया है, जो गंदम थी, अब तक पूरे मार्केट में हमें गंदम भी नहीं मिल रही, ना आटा मिल रहा। हुकूमत ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए गंदम को छुपा लिया है, ना तो वो हमें यूटिलिटी स्टोर पे मिल रही है, ना ओपन मार्केट में मिल रही है। तो जल्द से जल्द हमें आटा भी दें और चीनी भी दें जी। बिल्कुल जी, शहरी आटा फराहम करें। बहुत शुक्रिया बाबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिटी 41 की काविशें रंग ले आई हैं। महकमा खुराक ने फ्लोर मिल्स को गंदम की सप्लाई शुरू कर दी है। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि हुकूमत पंजाब ने गंदम की सप्लाई शुरू कर दी है। फ्लोर मिल्स मालकान का ये कहना है कि उनको आज से गंदम की जो सप्लाई शुरू कर दी गई, जिसके बाद सस्ता आटा मार्केट में आएगा और बिलाशुबा आवाम की मुश्किलात कम हो जाएंगी। शहर में आज से पहले जो है वो 20 किलोग्राम आटे का थैला तकरीबन 1100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था। तो हम इसी वाले से बात भी कर लेंगे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जंग के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। असर, आप बताइएगा, आप लोगों के क्या मुज़ाकरात तय पाए हैं? आपको आटा मिलना, गंदम मिलना शुरू हो गया, कितने का आटा देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें आज से जो है सरकारी रेट के मुताबिक गंदम मिलना शुरू हो गई है। जो रेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुकर्रर किया है 1475 रुपये, उस पे हमने आज गंदम उठाई है, और आज हम झंग में आटे की सप्लाई शुरू कर दी है हमने। जो आटे का रेट गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है वो है 783 रुपये एक्स मिल, और परचून रेट होगा 860 रुपये। मैंने फ्लोर मिल एसोसिएशन की तरफ से ज़िले इंतज़ामिया को और फूड डिपार्टमेंट को ये यकीन दहानी करवाई है कि इंशाअल्लाह दुकानदार 860 रुपये में आटा फ़रोख्त करेंगे और आटा दस्तयाब होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जंग की आवाम के लिए
وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جھنگ کو 13 بوری پر باڈی کوٹا دیا گیا ہے، جبکہ فیصل آباد کو 30 بوری ہے، لاہور کو 41 بوری ہے پر باڈی، جھنگ کو 13 بوری ہے، جو کہ بہت ہی کم ہے۔ اس میں آٹے کی دستیابی بہت کم رہے گی، آٹے کی شارٹیج آئے گی اور آٹا عوام کو نہیں ملے گا، کیونکہ 13 بوری جو ہے وہ بہت کم ہے، جھنگ کی آبادی زیادہ ہے۔ یہ میرا مطالبہ ہے حکومت پنجاب سے کہ ہمارے جھنگ کا آٹا جو ہے سپلائی کم ہے اور آبادی زیادہ ہے۔ بہت شکریہ مبشر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایران سے ٹماٹر کی درآمد پر عائد پابندی نے منڈیوں کے ریٹس بڑھا دیے ہیں۔ مقامی مارکیٹ میں ٹماٹر 10 سے 100 تک پہنچ گیا ہے۔ بات کریں گے عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان بتائیے گا، محکمہ زراعت کیا حکمت عملی بنا رہی ہے؟ بالکل، فیصل آباد ڈویژن سمیت پنجاب بھر میں ٹماٹر کی قیمتوں کو پر لگ چکے ہیں اور اس کی وجوہات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ یہاں پر پنجاب میں ٹماٹر ختم ہو گیا اور اس کے علاوہ جو ایران سے درآمد ہوتی تھی اس پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ٹماٹر کے ریٹس میں اضافہ ہوا۔ تو محکمہ زراعت کی جانب سے ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر موجود ہے، ان سے بھی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، ٹماٹر کی جو کمی ہے بازاروں میں محسوس ہو رہی ہے، مہنگا ہو گیا، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ جی شکریہ عبدالرحمان صاحب، آپ ہمیشہ جو ہے محکمہ زراعت کی توجہ اہم امور کی طرف دلاتے ہیں۔ تو ٹماٹر جو ہے یہ ہمارے ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی 4 فصلیں ہوتی ہیں، میدانی علاقوں میں 4 فصلیں کاشت ہوتی ہے، 5ویں فصل جو ہے یہ اپنا ہمارے سرد علاقوں میں کاشت ہوتی ہے۔ تو میدانی علاقوں کی فصلات ختم ہو گئی ہیں پنجاب میں، اس کی جو کاشت ہے وہ اب اگست میں ہوگی۔ تو اب جو 5ویں فصل ہے جو ہمارے سرد علاقوں میں کاشت ہوتی ہے، تو اس کی کاشت مارچ اپریل میں ہوئی ہے، تو اس کا ٹماٹر اب KPK سے آئے گا۔ تو یہ جو انٹرویننگ پیریڈ ہے اس میں ظاہر ہے کہ جب قلت ہوتی ہے تو چیز کے ریٹ جو ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں اور ہمارے خاص طور پہ مڈل مین جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ صارفین سے کہ وہ اس کا استعمال تھوڑا سا کم کر دیں۔ انشاءاللہ 15-20 روز میں ہماری جو ہے سرد مقامات سے یا KPK سے ہماری جو فصل آنا شروع ہو جائے گی تو اس کے ریٹ دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جو اس کا ہمارا ایوب تحقیقاتی ادارہ ہے اس نے بھی اس کی ہائیبریڈ ورائٹیز تیار کر لی ہیں۔ سادل لیب 1 کل انہوں نے آکشن بھی کیا ہے اور اس کا سیڈ جو ہے وہ اب ملٹیپلیکیشن کے لیے ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دے رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں یا آئندہ سالوں میں ہماری جو ہے یہ جو ہمیں کمی کا سامنا رہتا ہے جب فصل ختم ہوتی ہے تو ہمیں باہر سے برآمد کرنا پڑتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب آئندہ ہمیں اس کی برآمد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ 15-20 دن ہے جب تک KPK کی فصل نہیں آتی تو اس کے جو ہے ریٹ ظاہر ہے کہ مارکیٹ میں شارٹیج کی وجہ سے تھوڑے سے پڑے۔ یعنی درآمد جو ہے اس پہ پابندی لگانے کے بھی اثرات ہوئے؟ ظاہر ہے جی کہ جب ہم اب جب اس کی شارٹیج ہوتی تھی تو ہم اس کو باہر سے درآمد کرتے تھے، انڈیا سے بھی بین ہے اور ہماری تجارت جو ہے وہ ایران سے بھی یہ کووڈ کی وجہ سے اب اس کی درآمد نہیں ہو رہی ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت شکریہ عبدالرحمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ ایکسپورٹ انڈسٹری مالکان کی حکومت سے انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کی اپیل۔ چیئرمین پاکستان ہوزری مینوفیکچر ایسوسی ایشن یا نعیم احمد کہتے ہیں کہ یورپ کھلنے کے بعد پاکستان کو آرڈرز مل رہے ہیں۔ بات کریں گے فضیل احمد سے۔ فضیل بتائیے گا۔ جی بالکل، کرونا وائرس کے بعد ایکسپورٹرز کی جانب سے اب جو آرڈرز ہیں وہ یورپ کھلنے کے بعد ایکسپورٹرز کو آرڈرز ملنا شروع ہو چکے ہیں، لیکن ایکسپورٹرز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ایکسپورٹرز کو کچھ ریلیف مہیا کرے، کیونکہ جو انٹرنیشنل کسٹمرز ہیں وہ کرونا ایمرجنسی کے بعد کیونکہ ان کی قوت خرید جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اور جو آئٹمز ہیں وہ سستی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے خاص طور پر پاکستان میں کیونکہ ڈوئنگ بزنس جو ہے جو پیداواری لاگت ہے وہ زیادہ آتی ہے، جس کی وجہ خاص طور پر بڑی وجہ جو ہے وہ بجلی مہنگی اور گیس مہنگی ہونے کی وجہ ہے، جس کے باعث جو اب ایکسپورٹرز ہیں ان کو مشکلات سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان ہوزری مینوفیکچرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین میاں نعیم احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے، حکومت کو کیا پالیسیز اپنانے کی ضرورت ہے کہ ایکسپورٹ کی مد میں زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ حاصل کیا جا سکے۔ جی میاں صاحب بتائیے گا، آپ کیا کہیں گے ایکسپورٹ کی مد میں زر مبادلہ، کیونکہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے تقریباً 65% اپنا کردار ادا کرتی ہے زر مبادلہ اکٹھا کرنے میں، اب کس چیز کی ضرورت ہے، کیا مطالبات ہیں آپ کے، بتائیے گا۔ دیکھیں ایسا جس طرح اس کو ہم ورلڈ وائڈ اگر براڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں تو پوری دنیا کی اکانومیز جو ہیں وہ شرنک ہوئی ہیں، اور پاکستان تو پہلے ہی بیڈ اکانومی کرائسس میں تھا، تو اس لیے ہماری اکانومی کافی زیادہ اس کی گروتھ بھی مائنس میں چلی گئی ہے۔
تو ایک ہی میکانزم ہے, ایک ہی پورٹفولیو ہے, وہ ہے ایکسپورٹس, جو اس وقت نیشنل اکانومی کو فریش بلڈ انجیکٹ کر سکتا ہے. اور اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس, ہماری انڈسٹری کے پاس پینک بائنگ جو اس وقت ہو رہی ہے پوری دنیا میں, کیونکہ بنگلہ دیش سے بھی کم بائنگ ہو رہی ہے ڈیو ٹو کووڈ-19, اور انڈیا میں بھی کیسز بہت زیادہ ہیں. تو پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس میں کیسز بھی کم ہیں, اور الحمدللہ پینڈیمک بھی جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف ہے. تو کافی زیادہ آرڈرز ہیں, لیکن جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت ہائی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت دو مطالبات ہمارے ہیں. ایک تو سیلز ٹیکس کو زیرو ریٹڈ کیا جائے فوراً, تاکہ جو ہمارا 70% ڈمپ ہو رہا ہے لیکوڈیٹی کرنچ میں نہ ہم جائیں. دوسرا جو ہے وہ الیکٹریسٹی اور گیس کے ٹیرف جو ہے وہ دنیا میں $40 پہ تیل ہے, اور جب $60 پہ تھا تب بھی یہی ریٹ تھے, اب $40 پہ. تب یہ اس کو فوراً ریوائز کر کے انڈسٹری بہت کو. شکریہ رانا فضیل احمد, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کمرشل امپورٹرز کے لیے انکم ٹیکس میں اضافہ کر دیا ہے. گزشتہ سال کے 3% کے مقابلے میں رواں سال 5.5% کے حساب سے انکم ٹیکس وصول کیا جائے گا. بات کریں گے عمیر عصمت سے. عمیر بتائیے گا. جی, فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کمرشل امپورٹرز کے لیے انکم ٹیکس کی شرح میں اضافہ کر دیا گیا ہے. مالی سال 2019-20 میں کمرشل امپورٹرز سے 3% کے حساب سے جو انکم ٹیکس ہے وہ وصول کیا جاتا تھا, مگر رواں مالی سال یعنی کہ 2020-21 کے لیے اس شرح میں اضافہ کر دیا گیا ہے, اور اب کمرشل امپورٹرز پر 5.5% کے حساب سے انکم ٹیکس جو ہے وہ لاگو ہوگا. کمرشل امپورٹرز ایسے افراد ہیں جن کا کاروبار مکمل طور پر درآمدات پر منحصر ہوتا ہے, اور مقامی جو مصنوعات ہوتی ہیں ان کی خرید و فروخت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور بالخصوص صنعتی سطح پر جو خام مال یا دیگر معاملات ہوتے ہیں کمرشل امپورٹرز اس سے متعلقہ کاروبار کرتے ہیں. گزشتہ سال بھی انکم ٹیکس میں اضافہ کیا گیا تھا, تاہم امپورٹرز کی جانب سے اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا, جس پر وفاقی حکومت نے بعد میں اس کی شرح کو کم کر دیا تھا. تاہم ابھی رواں مالی سال کے دوران ایک بار پھر کمرشل امپورٹرز کے لیے انکم ٹیکس کی شرح جو ہے وہ بڑھا کر 5.5% کر دی گئی ہے, جس پر تاجر برادری کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث پہلے ہی درآمدات کا کاروبار جو ہے یا صنعت ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. تو ابھی انکم ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہونے سے ان پر جو محصولات کا بوجھ ہے وہ مزید بڑھ جائے گا. بہت شکریہ عمیر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فیصل آباد میں پولیس کا اہلکاروں کی ویلفیئر کے لیے پہلی بار تاریخی اقدام. تھانہ سرگودا روڈ سے ملحقہ 22 کنال اراضی پر کمرشل مارکیٹ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بات کریں گے ذوالقرنین طاہر سے. ذوالقرنین بتائیے گا. جی بالکل, فیصل آباد پولیس کی ویلفیئر کے لیے بڑا اقدام سامنے آیا ہے. سی پی او فیصل آباد نے ایک تجویز پیش کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تھانہ سرگودا روڈ سے ملحقہ جو اراضی ہے اس میں 22 کنال اراضی پر جو ہے وہ کمرشل مارکیٹ بنائی جائے. یہ وہ اراضی ہے تھانہ سرگودا روڈ سے ملحقہ جو اس وقت جو ہے وہ غیر آباد اور بنجر پڑی ہوئی ہے. اگر اس اراضی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس پر کمرشل مارکیٹ بنائی جاتی ہے سی پی او فیصل آباد کی تجویز کے مطابق, تو پھر اس کمرشل مارکیٹ کے بارے میں جو تجاویز پیش کی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس میں سے کسی سے بھی جو فنڈ استعمال ہوں گے وہ پولیس ویلفیئر فنڈ سے نہیں لیے جائیں گے. پولیس اس کا خرچ نہیں اٹھائے گی, بلکہ اس کی ایڈوانس جو ہے وہ بکنگ کی جائے گی, اور جو ان دکانوں کو خریدنا چاہتے ہیں یا دکانوں کو لیز پر لینا چاہتے ہیں انہی کے اخراجات سے, انہی کے پیسوں سے یہاں پر جو ہے وہ 22 کنال اراضی پر کمرشل سینٹر بنایا جائے گا, اور اس کمرشل سینٹر سے حاصل ہونے والی جو آمدن ہے وہ پولیس ویلفیئر فنڈ کے لیے مختص کی جائے گی, وہ پولیس کی ویلفیئر کے لیے استعمال کی جائے گی. اس حوالے سے سی پی او فیصل آباد سہیل چودھری نے جو ہے وہ تجویز آر پی او فیصل آباد کو پیش کی. آر پی او فیصل آباد کی تجویز کی منظوری کے بعد آر پی او فیصل آباد نے اس کو منظوری کے لیے آئی جی پنجاب کو ارسال کر دیا ہے, اور اب اس تجویز کی آئی جی کی جانب سے اگر منظوری ہوتی ہے تو پھر یہاں پر جو ہے وہ 22 کنال اراضی پر کمرشل سینٹر بنایا جائے گا. سی پی او فیصل آباد سہیل چودھری کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا ماضی کا بھی تجربہ ہے, وہ سرگودا میں تعیناتی کے دوران جو ہے وہ اس طرح کا ایک سینٹر بنوا چکے ہیں, اور پولیس ویلفیئر فنڈ کے لیے خاصی رقم جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے. پولیس کی جو بنجر اراضی ہے وہ بھی بہترین طریقے سے یوٹیلائز ہو جاتی ہے, اور یہ مین کمرشل مارکیٹ بن سکتی ہے کیونکہ یہ مین سرگودا روڈ پر واقع ہے. بہت شکریہ ذوالقرنین, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.